जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग का पीवाईक्यू लगाने वाले हैं, तो सभी साथी अंतिम तक बने रहें। और जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों सभी साथी पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे और सभी साथी अंतिम में कमेंट करके बताएंगे कि उनका सही स्कोर कितना आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कि हमारे सभी साथियों का तैयारी किस लेवल तक हो गया है। तो दोस्तों आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और स्टेट हो या सीटेट हो, इन सभी एग्जाम में आपको बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम सभी क्वेश्चन को बारी बारी से समझते भी चलेंगे, और यहाँ पे सभी साथी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब भी लिखते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, जो सीखने की विशेषता नहीं है। मेरे साथी यहाँ पूछा जा रहा है जो सीखने की विशेषता नहीं है वो हमको इस ऑप्शन में छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला जा रहा है, सीखना व्यवहार का संशोधन है। क्या है, सीखना व्यवहार का संशोधन है। तो बात तो सही है। ऑप्शन नंबर बी में सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। मेरे साथ ही सीखना हमेशा सकारात्मक कैसे हो जाएगा, ये नकारात्मक भी होता है, क्योंकि बच्चा इसमें गलती भी करता है, फिर सही भी करता है। तो क्या होता है, बाद में जाकर फिर चीज़ों में वो सुधार करना शुरू करता है। ये तो नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में बोला सीखना एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअसली प्रोसेस है। तो ये बात तो सही है मेरे साथी। फिर ऑप्शन नंबर डी में सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। बात सही है। सीखना क्या है, विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। तो हमको क्या पूछा जा रहा है कि जो सीखने की विशेषता नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि सीखना हमेशा सकारात्मक नहीं हो सकता है, ये दोनों होता है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। चलिए हमारा अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन डैश के लिए करते हैं। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है समय व्यतीत करने हेतु, बी में है योग्यता हेतु, सी में है जीवन की गुणवत्ता हेतु, और डी में है जीवन के समायोजन हेतु। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जीवन के समायोजन हेतु। ठीक है। तो मेरे साथी कोई भी साथी को जरा भी थोड़ा भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है। बताइए मेरे साथी किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए में है उसमें सक्रिय अचेतन मन, बी में है व्यक्ति की दमित इच्छाएं, सी में है दोनों उसमें सक्रिय अचेतन मन और व्यक्ति की दमित इच्छाएं, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है। तो किसके कारण होगा मेरे साथी, ये दोनों के कारण होगा, उसमें सक्रिय चेतन मन और व्यक्ति की दमित इच्छाएं, दोनों के कारण ऐसा आपको देखने को मिलता है व्यवहार। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है भावात्मक क्षेत्र डोमेन। क्या बोला जा रहा है, भावात्मक क्षेत्र डोमेन को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था। बताइए भावात्मक क्षेत्र डोमेन को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था मेरे साथी, उस मनोवैज्ञानिक का हमसे नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बेंजामिन एस ब्लूम। बात तो सही है, इनके द्वारा तो किया गया था, लेकिन एक और थे जो मतलब दोनों के सहयोग से किया गया है। बी में क्या है सिम्पसन, सी में है क्रथहोल, और डी में है क्या, डी में है बेंजामिन एस ब्लूम और क्रथहोल दोनों। क्या है मेरे साथी, बेंजामिन एस ब्लूम और क्रथहोल दोनों। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बहुत सारे साथी ऐसे ही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बहुत सारे साथी को मालूम होगा कि हाँ बेंजामिन एस ब्लूम तो किए हैं, तो टिक मार देंगे इसमें भी, लेकिन ये क्रथहोल भी किए हैं। तो बहुत सारे साथी को पता होगा कि क्रथहोल किए हैं, तो वो कोई साथी मार देगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों गलत हो जाएगा। हमको ध्यान से देखना है सारे ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है बेंजामिन एस ब्लूम और क्रथहोल दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है, मनो शरीर क्रियात्मक क्षेत्र डोमेन। क्या बोला है मेरे साथी, मनो शरीर क्रियात्मक क्षेत्र डोमेन को सिम्पसन द्वारा विभाजित किया गया था। बताइए उसको विभाजित जो किया गया, उसको कितने समूह में विभाजित किया गया, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मेरे साथी 4 उपसमूह, बी में है 5 उपसमूह, सी में है 6 उपसमूह और डी में है 7 उपसमूह। मेरे साथी इसको
किया गया था मेरे साथी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7 उपसमूह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे साथी क्या बोला गया है? निम्न पर विचार करें। क्या बोला गया है? निम्न पर विचार करें। सामान्यीकरण, निरीक्षण, सत्यापन और उदाहरण उपरोक्त चरणों को आगमनात्मक विधि के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करिए। मेरे साथी आगमनात्मक विधि क्या होता है? तो मेरे साथी आगमनात्मक विधि के द्वारा इसको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? तो आगमनात्मक विधि के द्वारा, देखिए आगमनात्मक में हम लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग बच्चा को उदाहरण के माध्यम से सिखाते हैं, उसको बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट में हमारा हो जाएगा उदाहरण। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा बताइए मेरे साथी? उदाहरण के बाद हमारा हो जाएगा निरीक्षण। निरीक्षण हो जाएगा 2। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा? फिर हमारा हो जाएगा सामान्यीकरण 1। सामान्यीकरण। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा मेरे साथी? फिर हमारा बच रहा है कौन? फिर हमारा बच रहा है सत्यापन। तो 3 नंबर हो जाएगा सत्यापन। अब देखिए इसका कौन सा ऑप्शन में जा रहा है? इसका जा रहा है 4 2 1 3। कौन में है? 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी साथी को समझ में आ गया? तो दोस्तों आगमनात्मक विधि में हम लोग उदाहरण से शुरू करते हैं ना। तो निगमनात्मक विधि में क्या शुरू करते हैं? निगमनात्मक विधि का क्या रूल है मेरे साथी? सभी साथी इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। एक को छोड़कर ईवीएस पढ़ाने की निम्नलिखित विधियां हैं, बताइए। इस सभी में से एक को छोड़कर ईवीएस पढ़ाने की निम्नलिखित विधियां हैं, वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सहयोगी शिक्षण, निर्देशित पूछताछ, सी में है व्याख्या के माध्यम से समझाना और समस्या को सुलझाना। मेरे साथी ईवीएस पढ़ाने के इसमें से 3 हैं, जो विधि है ईवीएस पढ़ाने के इसमें से 3 है और एक नहीं है। तो ये क्या नहीं है मेरे साथी? तो देखिए सहयोग शिक्षण, इसमें तो ईवीएस पढ़ाने के ये विधि है। निर्देशित पूछताछ, ये भी बात सही है। फिर व्याख्यान के माध्यम से समझाना, ये नहीं होगा मेरे साथी, यही हमको मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समस्या को सुलझाना ये होगा, ये क्या होगा? ईवीएस पढ़ाने के विधि में है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है परिसंवाद सिंपोजियम एक प्रकार है। क्या है? परिसंवाद सिंपोजियम एक प्रकार है। अब क्या है मेरे साथी? क्या है परिसंवाद? तो ऑप्शन नंबर ए में है खोज विधि, बी में है चर्चा विधि, सी में है व्याख्यान विधि और डी में है प्रदर्शन विधि। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा चर्चा विधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए मेरे साथ क्या बोला जा रहा है? किस प्रकार की पाठ योजना गहन अन्वेषण के साथ मध्यम जटिलता वाली है? किस प्रकार की पाठ योजना गहन अन्वेषण के साथ मध्यम जटिलता वाली है? तो ऑप्शन नंबर ए में है दैनिक पाठ योजना, बी में है साप्ताहिक पाठ योजना, सी में अनुक्रमिक पाठ योजना और डी में है मेरे साथी मासिक पाठ योजना। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी साप्ताहिक पाठ योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना का गतिविधि भाग डैश है। बताइए ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना का गतिविधि भाग डैश है, क्या है वो? तो ऑप्शन नंबर ए में है बनाना, बी में है विश्लेषण करना, सी में अनुप्रयोग करना और डी में है मूल्यांकन करना। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुप्रयोग करना। ठीक है, तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना का गतिविधि भाग अनुप्रयोग करना है। क्या है? अनुप्रयोग करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए मेरे साथी। शिक्षण कौशल प्राप्त करने की विधि है, बताइए शिक्षण कौशल प्राप्त करने की विधि है क्या है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में है पूछताछ आधारित अधिगम, बी में है टीम शिक्षण, सी में है खोज आधारित अधिगम और डी में है सूक्ष्म शिक्षण। बताइए शिक्षण कौशल प्राप्त करने की विधि है वो कौन सा विधि है जिससे शिक्षण कौशल प्राप्त किया जा सकता है? मेरे साथी ये हो जाता है क्या? बताइए सभी साथी इसके बारे में जानते हैं, तो ये हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? टीम शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है? हमसे इसका पूछ रहा है कि टीम शिक्षण का लाभ कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर
ए में है संसाधनों का बेहतर उपयोग, बी में है बेहतर योजना, सी में है शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग, फिर डी में है शिक्षक के बेहतर वित्तीय लाभ। क्या है मेरे साथी? शिक्षक के बेहतर वित्तीय लाभ। शिक्षक के बेहतर वित्तीय लाभ। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, संसाधनों का बेहतर उपयोग तो ये तो सही बात है कि टीम शिक्षण में इसका लाभ है, फिर उसका बेहतर योजना भी हो जाएगा, लेकिन शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग ये भी हो जाएगा मेरे साथी। तो इसमें क्या नहीं होगा? तो शिक्षक के बेहतर वित्तीय लाभ ये नहीं होगा। ये क्या होगा मेरे साथी? ये नहीं होगा, क्योंकि वित्तीय लाभ से टीम शिक्षण का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? सभी साथ इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक अपना सत्र तैयार करते हैं। बताइए, शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक अपना सत्र तैयार करते हैं। ए में है 1 by 1, बी में है 1 by many, सी में है many by 1, डी में है many by many। मेरे साथी ये तैयार करते हैं 1 by 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है मेरे साथी? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बोला गया, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक शिक्षण सुविधा और सीखने के माहौल। हमसे क्या बोला जा रहा है मेरे साथी? शिक्षण सुविधा और सीखने के माहौल, मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत जरूरत की कोई बात नहीं की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे से संबंधित नहीं है। हमसे पूछ रहा है से संबंधित नहीं है, मतलब शिक्षण सुविधा और सीखने के माहौल से संबंधित नहीं है। वो चारों में से कौन ऐसा ऑप्शन है मेरे साथी? अब ध्यान से देखना है। उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तकों पठन सामग्री की अनुपलब्धता। तो मेरे साथी ये तो आपको शिक्षण सुविधा और सीखने के माहौल से संबंधित है ना, है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि पुस्तक अगर है या नहीं है तो ये इसके माहौल से संबंधित आ रहा है। फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? उच्च योग शिक्षकों की कमी। अब उच्च योग शिक्षकों की कमी जो है ये आपको क्या है? व्यक्तिगत जरूरत है ना? तो ये तो हमको मिल गया कि नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या है? इंटरैक्टिव प्रक्रियाओं में सक्रिय कदम। तो इंटरैक्टिव प्रक्रियाओं में सक्रिय कदम ये भी क्या हो जाएगा? शिक्षण सुविधा और सीखने के माहौल में जरूरी है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर डी में क्या, सॉरी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी में क्या है? स्मार्ट क्लासरूम की उपलब्धता। तो ये भी इसके माहौल के अकॉर्डिंग सही है। तो मेरे साथी हमको तलाशना है नहीं, तो नहीं कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो एक ए, सी और डी इस शिक्षण सुविधा और सीखने के माहौल के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, तो हमारा नहीं क्या हो जाएगा? तो नहीं होगा उच्च योग शिक्षकों की कमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है? शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है। हमसे पूछा जा रहा है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अनुदेशात्मक कार्य, बी में है कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं, सी में है ए और बी दोनों, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथी शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा मेरे साथी? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है, क्या है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, बी में है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, फिर सी में है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, डी में उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग की बात हो जाए ना मेरे साथी, वही बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। इसमें बोला जा रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बताइए मेरे साथी क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सूचित करता है, मतलब इसके क्या क्या अधिकार देता है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, बी में दे रहा है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, उसके बाद सी में दे रहा है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, और डी में दे रहा है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा?
मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह अधिकार सूचित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। बताइए, परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। अब क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, ये तो सही लग रहा है। फिर हम लोग और को इसका ऑप्शन देखते हैं। साप्ताहिक पाठ योजना तैयार करने के लिए, फिर सी में डेटा एकत्र करने के लिए, और डी में छात्र को तकनीकी दक्षता प्राप्त करने में मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे साथ ये भी सही लग रहा है, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सबसे एग्जैक्ट और सटीक जवाब जा रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है एक शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। यह वह भूमिका है जो शिक्षक को खोज करने की अनुमति देती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सामाजिक स्थिति, बी में है माता पिता की अपेक्षाएं, सी में है उसके काम का मूल्य, और डी में है परिवार का मूल्य। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उसके काम का मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। विद्यार्थी वर्ग में ध्यान तब तक नहीं देंगे जब तक, बताइए, विद्यार्थी आपकी क्लासरूम में तब तक ध्यान नहीं देंगे जब तक आप क्या नहीं करेंगे, बताइए। तो ए में है राइटिंग बोर्ड का उपयोग नहीं हो, बी में विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा विकसित नहीं हो, सी में छात्रों से प्रश्न नहीं पूछे जाए, और डी में कक्षा में अनुशासन बना रहता है। बताइए मेरे साथी, क्या एग्जैक्ट और सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा विकसित नहीं हो, जब तक विद्यार्थियों के मन में क्यूरियोसिटी नहीं ना होगा, जिज्ञासा नहीं होगा, तब तक आप बच्चों के क्लास में ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते हैं, बच्चों को क्लास में ध्यान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए मेरे साथी। किस प्रकार के प्रशिक्षण आइटम अत्यधिक संरक्षित है, बताइए, किस प्रकार के परीक्षण आइटम अत्यधिक संरक्षित है। ए में क्या है मौखिक प्रशिक्षण, बी में है वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण, सी में है निबंध प्रकार का परीक्षण, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा, तो मेरे साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रशिक्षण। ठीक है, सॉरी परीक्षण, प्रशिक्षण नहीं, क्या है परीक्षण, वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण। ठीक है, ये सबसे आपको अत्यधिक संरक्षित है। ठीक है मेरे साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सीसीई कहते हैं ना, द्वारा शुरू किया गया। तो सभी साथी इसका इंग्लिश वाला नाम सीसीई का फुल फॉर्म आप लोग लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजिए। फुल फॉर्म सीसीई का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में तो होता है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन डैश द्वारा शुरू किया गया था। बताइए किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है एनसीईआरटी, बी में है सीबीएसई, एनसीटी, ए में क्या है एनसीटी, बी में है सीबीएसई, और सी में है एनसीईआरटी, और डी में है एससीईआरटी। बताइए इसके द्वारा शुरू किया गया था मेरे भाई, ये शुरू किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और सभी साथी एनसीईआरटी का भी फुल फॉर्म लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी। ठीक है मेरे साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, एमसीक्यू में गलत विकल्प है। बताइए एमसीक्यू में क्या गलत विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रतिक्रियाएं, बी में है उत्तर, सी में है विचलित करने वाले डिस्ट्रैक्टर, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथी एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं विचलित करने वाले डिस्ट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है मेरे साथी, इसमें बोला जा रहा है हमसे पाठ्यचर्या के कितने मूलभूत घटक है। क्या बोला जा रहा है, पाठ्यचर्या के कितने मूलभूत घटक है। बताइए मेरे साथी इसके मूलभूत घटक कितने हैं। सभी साथी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6, और डी में दिया है 8। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पाठ्यचर्या के कितने मूलभूत घटक है, तो ये मूलभूत घटक है मेरे साथी 4। ठीक है, चलिए हम लोग अब और थोड़ा सा हम लोग इसका विवरण देख लेते हैं कि आखिर चारों मूलभूत घटक क्या है। तो फर्स्ट क्या है मेरे साथी, फर्स्ट है हमारा उद्देश्य,
फर्स्ट क्या है? उद्देश्य। सेकंड क्या है मेरे साथी? सामग्री। सेकंड क्या है हमारा? सामग्री। और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा शिक्षण। और चौथा क्या है मेरे साथी? चौथा है हमारा मूल्यांकन। चौथा क्या है? मूल्यांकन। ठीक है, चौथा क्या होगा हमारा? मूल्यांकन। तो सभी साथी को समझ में आ गया कि चारों घटक क्या है? ए में उद्देश्य हो गया, बी में सामग्री, थ्री में सॉरी एक में उद्देश्य, दो में सामग्री, थ्री में शिक्षण और चार में मूल्यांकन। ठीक है मेरे साथी, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है? पाठ्यचर्या का वह मॉडल जो प्रारंभिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता। बताइए, पाठ्यचर्या का वह मॉडल जो प्रारंभिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता है, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में है विषय पाठ्यचर्या, बी में है कोर पाठ्यचर्या, सी में है गतिविधि पाठ्यचर्या और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथ ही इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, गतिविधि पाठ्यचर्या। ये क्या है? प्रारंभिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि बच्चा को आप खेल खेल के माध्यम से, आप गतिविधि करा के माध्यम से आप उसको प्रारंभिक स्तर में सिखाते हैं, ऊपर की क्लास में वो फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताइए मेरे साथी। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताइए। ए में है जानकारी देना, बी में है पूछताछ करने वाला दिमाग विकसित करना, सी में है छात्रों के व्यक्तिगत का विकास करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, डी में है छात्र को केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करना। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों के व्यक्तिगत का विकास करना। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। क्या होगा मेरे साथी? छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे। क्वेश्चन 27 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं है मेरे साथी? ऑप्शन नंबर ए में है डीलिंग तकनीक, बी में है चित्रण, सी में है नाटकीयकरण और डी में है बालवाड़ी। मेरे साथी, शिक्षण की तकनीक डीलिंग तकनीक भी है, चित्रण भी है, नाटकीयकरण भी है, तो अब क्या होगा? तो बालवाड़ी क्या है? बालवाड़ी एक शिक्षा केंद्र है, जहाँ पे बच्चा को शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में भेजा जाता है। तो ये क्या है? एक शिक्षा का संस्थान का नाम है बालवाड़ी। तो ये नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में मेरे साथ क्या बोला जा रहा है? शिक्षा के सभी चरणों में पर्यावरण जागरूकता क्यों आवश्यक है? बताइए, शिक्षा के सभी चरणों में पर्यावरण जागरूकता क्यों आवश्यक है? ए में है मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण, बी में है पर्यावरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है, सी में है मनुष्य को पर्यावरण को नियंत्रित करना और बदलना होगा, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण। शिक्षा के सभी चरणों में पर्यावरण जागरूकता इसलिए जरूरी है मेरे साथी कि मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक मानव इसके प्रति जागरूक नहीं होगा, अच्छा पर्यावरण के हमारे जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है सभी साथियों को पता है, अगर उसके लिए मानव जागरूक नहीं होगा तो समझ रहे हैं क्या होगा? हमको सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, चाहे बहुत सारी चीजें का विनाश होने लगेगा, हर्ष होने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वो जागरूक हो इसके बारे में कि आखिर हमारे पर्यावरण में क्या चीज हमको बचाना है, क्या चीज हमको नष्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। तो मेरे साथ ही आज के क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग ईवीएस में वांछित सीखने के अनुभवों को प्राप्त करने में मदद करता है। ईवीएस सिखाने के लिए उनका उपयोग करने में मुख्य बाधा है। बताइए, अब ईवीएस सिखाने में मुख्य बाधा क्या है? ए में है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, बी में है दृश्य श्रव्य सामग्रियों की लागत, सी में है बिजली की विफलता, डी में उपरोक्त सभी। तो मेरे साथ ही हमारे को तो ये सब लग रहा है। मान लीजिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की अगर कमी होगा तो इसमें भी ईवीएस सिखाने में बाधा आएगा। दृश्य सब सामग्रियों की अगर लागत, दृश्य सब सामग्रियों की लागत अगर वहाँ पे दृश्य सब सामग्री अगर वहाँ पे अगर नहीं होगा या कम लागत में होगा तो क्या होगा? वहाँ भी बाधा उत्पन्न करेगा। फिर बिजली की विफलता, अगर बिजली अगर वहाँ पे प्रॉपर नहीं रहेगी तो उसमें भी क्या होगा? ईवीएस सिखाने में बाधा आएगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है? श्रव्य दृश्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करते हैं। बताइए मेरे साथी क्या सहायता करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है सफलता, बी में है प्रसिद्धि,
सी में है शिक्षण के उद्देश्य और डी में है धर्म। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शिक्षण के उद्देश्य। तो बताइए मेरे साथी, सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा? आशा करते हैं कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनका 30 में कितना स्कोर आया है, एकदम करेक्ट, सही सही, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हमारे सभी साथियों का तैयारी किस लेवल तक हो गया है। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए होंगे। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।